नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए टॉप 100 साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के करवाएंगे और 50 क्वेश्चन साइंस के करवाएंगे। देखिए, जिनका पेपर अभी 14 अगस्त, 17, 18, 19, 20, 21, 25 अगस्त को है, उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चंस देखने हैं। एक चीज़ पहले ही बता दूं, इससे पहले के क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाकर जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है साथियों, उससे पहले देखिए, जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपका एग्ज़ाम कब और किस शिफ्ट में है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? तो करेक्ट आंसर होगा बिहार ने। बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी जी ने इसका ऐलान किया था। देखिए, ये जो योजना है इसके जरिए साथियों लद्दाख घूमने के लिए 20,000 रुपये की जो है ना ये सहायता दी जाएगी और इसके लिए केवल साल में 100 पर्यटकों को जो है चुना जाएगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF के उपाध्यक्ष बने हैं? तो देखिएगा, कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति है जो पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष बने हैं? तो याद रखिएगा, विवेक अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा साथियों, विवेक अग्रवाल। अगला सवाल देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी COAI के नए चेयरपर्सन बने हैं? तो भाई, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन अभी कौन बने हैं, यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा राहुल वत्स जी। राहुल वत्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 2026-27 के लिए अभी इनको जो है ना सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है भाई। अगला सवाल है, हाल ही में कौन 413 मैच खेलकर भारत के लिए सबसे ज़्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा साथियों। जो भी साथी नए हैं आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वह है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ठीक है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ऑप्शन नंबर देखो, ये आपका थीम है, ये आपको याद रखना है साथियों। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष अभी सेबल चट्टोपाध्याय जी को बनाया गया है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सेबल चट्टोपाध्याय। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के नए महानिरीक्षक बने हैं? तो NIA के जो महानिदेशक हैं वे तो राकेश अग्रवाल जी को बनाया गया है, लेकिन यहाँ पूछा है साथियों नए महानिरीक्षक कौन है? तो नए महानिरीक्षक अभी सुंदरराज पट्टीलिंगम जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, सुंदरराज पट्टीलिंगम। अगला सवाल है, किस यूरोपीय देश ने PM मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है? तो भाई याद रखना, स्लोवाकिया ने। किस यूरोपीय देश ने PM मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है? तो स्लोवाकिया आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने जून 2026 में FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी महिला नेशंस कप 2026 जीता। इस जीत से भारत ने किस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो करेक्ट आंसर होगा FIH महिला प्रो लीग के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, भारत सरकार की प्रस्तावित कंट्री रोड्स परियोजना यानी कंट्री रोड्स प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। भारत सरकार की प्रस्तावित ये जो कंट्री रोड्स परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी देखो करेक्ट आंसर होगा, भारत की प्रत्येक सड़क को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को कोलकाता में किन 3 स्वदेशी नौसैनिक पोतों को राष्ट्र को समर्पित किया? तो याद रखना, एक INS अगरई, एक INS दूनागिरी और तीसरा आपका INS संशोधक।
यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा INS अगरई, INS दूनागिरी और INS संशोधक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? तो करेक्ट होगा IIT दिल्ली को। ठीक है, 118वां स्थान भाई याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय तटरक्षक बल ने जून 2026 में अपना पहला स्वदेशी एयर कुशल व्हीकल शामिल किया। पारंपरिक जहाज़ों की तुलना में ACV, ठीक है, यानी एयर कुशल ये व्हीकल जो है होरक्राफ्ट, इसका मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ यह है कि यह उथले जल, कीचड़ युक्त क्षेत्रों, दलदली भूमि तथा जमीन पर भी संचालित हो सकता है भाई। अगला सवाल है भारत में वर्ष 2026 के दौरान सामान्य से कम मानसून के पूर्वानुमान के लिए मुख्य रूप से कौन सी जलवायु घटना जिम्मेदार थी? तो एल नीनो के कारण जो है सामान्य से कम वर्षा इस बार के मानसून में देखने को मिली है। अगला सवाल है 2026 के अमेरिका ईरान समझौता के तहत किस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग में शुल्क मुक्त नौवहन और निर्बाध आवागमन की पुनः पुष्टि की गई? तो करेक्ट आएगा होर्मुज़ जलडमरू मध्य में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 2026 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किस मशहूर शूटिंग कोच का 12 जून 2026 को निधन हो गया भाई? तो जसपाल राणा जी का भी निधन हो गया था, भारत के शूटिंग कोच। टाइम मैगजीन की प्रथम 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में कौन एकमात्र भारतीय खिलाड़ी शामिल है? तो भारत की महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किसे कार्टूनिंग के लिए प्रतिष्ठित वाटन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो देखिएगा साथियों, कार्टूनिंग के लिए प्रतिष्ठित वाटन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुभानी शेख जी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सुभानी शेख। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए देखिए योगांध्र 2026 नामक राज्यव्यापी अभियान किसने शुरू किया? बताइए। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए योगांध्र नामक राज्यव्यापी अभियान किसने शुरू किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का मेजबान देश कौन सा है? तो संयुक्त रूप से 3 देशों ने किया था, USA, मैक्सिको और कनाडा। और याद रखना फीफा वर्ल्ड कप 2026 के विजेता कौन है भाई? तो स्पेन ने जीता है अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है भाई? तो देखिए इसका शुभंकर क्या था? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्लच, मेपल और जयू याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, ताइवान ट्रेवलॉग के लिए लेखिका यांग सुआंग जी तथा अनुवादक लिन किंग ने 2026 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो लेखिका यांग सुआंग जी और जो अनुवादक है लिन किंग ने। किस लेखक के लिए या किस कृति के लिए? तो ताइवान ट्रेवलॉग के लिए याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? तो भाई भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? तो पलामू टाइगर रिजर्व में, और ये पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित है। केंद्र सरकार की अनुपालन कमी और विनियमन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकता सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए केंद्र सरकार की अनुपालन कमी और विनियमन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकता सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रखेंगे त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो साथियों देखिएगा भारत की पहली जो हाइड्रोजन बस सेवा है ये आपका दिल्ली में शुरू किया गया है। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? करेक्ट होगा सूर्यकांत शर्मा जी ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है भाई? तो करेक्ट आएगा असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में असम के। 19वां IPL 2026 का खिताब किसने जीता? तो RCB ने जीता, GT को हराकर, गुजरात टाइटंस को हराकर।
चौथा WPL 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी RCB वुमेन्स ने जीता है, दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स को हराकर भाई। अगला सवाल है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए 60वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये तमिल भाषा के लेखक R बैरामुथु जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा साथियों, R बैरामुथु। अगला फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का जो खिताब है ये किसने जीता है? करेक्ट होगा साध्वी सतीश सेल ने, साध्वी सतीश सेल करेक्ट होगा। नवीनतम पुस्तक अपनापन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई है? ऑलरेडी पूछ चुका है आपसे, देखो करेक्ट आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान जी ने। काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? तो भाई काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल में। अगला सवाल है गंगमा। देखिए गंगमा जत्रा महोत्सव 2026 में किस राज्य में आयोजित किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये जो गंगमा जात्रा महोत्सव है 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सहदेव यादव जी को, डॉक्टर सहदेव यादव ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां से मेरा भारत मेरा योगदान नामक अभियान प्रारंभ किया? देखिए मई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहां से मेरा भारत मेरा योगदान नामक अभियान प्रारंभ किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली से, नई दिल्ली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अभी झारखंड ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो देखो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब ये विदर्भ ने जीता है भाई। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर ने। उपन्यास हरा भगती कथा के लिए 35वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया साथियों? बताइए, उपन्यास हरा भगती कथा के लिए भाई 35वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो राम कुमार मुखोपाध्याय जी को। याद रखना किस उपन्यास के लिए? तो हरा भगती कथा उपन्यास के लिए। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? देखिएगा साथियों, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड ये किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया? बताइएगा भाई, जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अभी अदरक मिशन शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर होगा मिजोरम ने, मिजोरम करेक्ट आंसर है। एयरबस C295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान कहाँ बनाया जा रहा है? यह भी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। बड़ोदरा गुजरात में एयरबस C295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुजरात के बड़ोदरा में। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने बौद्धिक संपदा कैटलिस्ट पहल को शुरू किया है? तो बौद्धिक संपदा कैटलिस्ट पहल को अभी किसने शुरू किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है भाई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? करेक्ट होगा एलेना रायबाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की है। अगला सवाल है फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है, ये जर्मनी के हैं भाई। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो मीरा एंड्रीवा ने, जो कि रूस की हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद कुमार जी की अध्यक्षता में। अरविंद कुमार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है मई 2026 में, ठीक है,
केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का नया प्रमुख या निदेशक किनको नियुक्त किया गया? बेसिकली इनके कार्य विस्तार दिया गया था, ठीक है। तो प्रवीण सूद जो पहले थे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों अब साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आपने देख लिए। देखिए गर्भाशय प्रत्येक माह मोटी और स्पंजी क्यों हो जाती है? गर्भाशय प्रत्येक महीने मोटी और स्पंजी हो जाती है, क्यों? तो करेक्ट होगा निषेचन होने पर भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उपकला उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप पूछोगे सर साइंस के क्वेश्चंस का सोर्स क्या है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, अभी जो आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ है 25-26 में। तो बताइए उपकला उत्तक के बारे में कौन सा कथन सही है? अभी तक जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछा है ग्रुप डी रेलवे ने, आने वाले शिफ्टों में और आगे क्या पूछ सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है, बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के बाद आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, ध्यान से देखिए। तो करेक्ट होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है कि उपकला उत्तक एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है और पदार्थ विनिमय को नियमित करता है भाई। अगला गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है यह प्रकृति में हमेशा आकर्षण होता है, यह प्रकृति में हमेशा आकर्षित होता है, क्या? बिल्कुल सही है। बी में लिखा है यह वस्तुओं के बीच के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गलत। यह वस्तुओं के आवेश पर निर्भर करता है, गलत। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, गलत। केवल आकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए किसी तत्व की एक दूसरे से संयोजन क्षमता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? बताइए। तो भाई याद रखिएगा किसी तत्व की एक दूसरे से जो संयोजन क्षमता है ये किस पर निर्भर करता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। याद रखना संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असमान गति में किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ की आकृति क्या होगी? असमान गति में, तो असमान गति में क्या होता है? एक वक्र रेखा होता है ना। सीधी रेखा कहाँ से होगी? वो तो समान गति में सीधी रेखा होती है। एक वक्र रेखा, याद रखना, एक आपकी देखो एक आपकी जो है ना क्या होती है? कर्व, वक्र रेखा होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जब भी किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है भाई, फोकस पर, और वास्तविक और अत्यधिक न्यूनीकृत बनता है, यानी अत्यधिक छोटा बनता है, वास्तविक बनता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैसों के गुणधर्म का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए में लिखा है कोई निश्चित आकृति नहीं किंतु निश्चित आयतन होता है। बिल्कुल सही बात है, गैसों का कोई निश्चित आकृति तो नहीं होता लेकिन उसका निश्चित आयतन होता है। निश्चित आकृति निश्चित आयतन दोनों होता है, गलत बात। कोई निश्चित आकृति नहीं कोई निश्चित आयतन नहीं, गलत बात। निश्चित आकृति कोई निश्चित आयतन नहीं, गलत बात। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर करता है? तो देखिए विद्युत फ्यूज करता है, पूछा है ना, कौन सा करता है? हाँ, तो विद्युत फ्यूज जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखिएगा कौन सी संयोजन अभिक्रिया वायुमंडलीय प्रदूषण घटकों के उदासीनीकरण को भी दर्शाती है? ये सारे तो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण लगभग दे के रखे हैं आपको, ठीक है, लेकिन कौन सा संयोजन अभिक्रिया है जो वायुमंडलीय प्रदूषण घटकों के उदासीनीकरण को भी दर्शा रहा है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वाशिंग सोडा का उपयोग क्या है? भाई वाशिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे होता है? तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट उत्पाद को कम करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होंगे या उत्पाद होंगे उनको कम करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण को न्यूनतम करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा भाई। कार्यात्मक संतति कोशिकाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए डीएनए प्रतिलिपियन, ठीक है, के साथ कौन सी क्रिया होनी चाहिए? तो याद रखना करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा अतिरिक्त सेलुलर उपकरण का निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला धारावाही वृत्ताकार लूप द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से निर्धारित की होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। धारावाही वृत्ताकार लूप द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? तो दाहिने फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा।
देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जिसको आप बोलते हैं। पादपों में जब जड़ों और पत्तियों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है तो क्या होता है, बताइए। पादपों में जब जड़ों और पत्तियों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है तो क्या होता है, जड़ें जल अवशोषित नहीं करती, विसरण अपर्याप्त हो जाता है, अधिक क्लोरोफिल उत्पन्न होता है, विसरण तीव्र हो जाता है। क्या होगा भाई, विसरण जो है ये अपर्याप्त हो जाता है ना, विसरण अपर्याप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सूत्र इकाई द्रव्यमान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान जो आप निकालते हैं उसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ये सही है कि एक आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग के रूप में, ये करेक्ट आएगा। आवृत्ति भी और समय टी के बीच सही संबंध क्या होता है, तो आवृत्ति भी, ठीक है, आवृत्ति भी और अवधि टी है ना के बीच सही संबंध आपका होता है v इंटू टी इक्वल टू 1, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो पादप कोशिकाओं में लवक का सही वर्णन करता है। भाई पादप कोशिका में जो लवक होता है ना, प्लास्टिड, इसका सही वर्णन करता है, कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये केवल जंतु कोशिकाओं में मौजूद होता है, गलत, जंतु कोशिकाओं में होता ही नहीं है। वे पौधे और जंतु कोशिकाओं दोनों में समान मात्रा में मौजूद होता है, गलत। वे केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, क्या, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे देखिए, स्प्रिंग तुला ए, देखिए स्प्रिंग तुला ए एक सिरे पर स्प्रिंग तुला बी से जुड़ा है, ठीक है, जिसका दूसरा सिरा एक दृढ़ आकार पर स्थित है। स्प्रिंग तुला ए के मुक्त सिरे पर एक बल लगाया जाता है, दोनों तुला समान पाठ्यांक दर्शाती है। यह प्रेक्षण क्या दर्शाता है, तो भाई यह प्रेक्षण क्या दर्शाएगा कि ए द्वारा बी पर लगाया गया बल बी द्वारा ए पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मिश्र धातु वायु, नींबू पानी और सोडा पानी किस श्रेणी के विलयन है, तो ये सभी जो है ना समांगी मिश्रण के उदाहरण है। मिश्र धातु, वायु, नींबू पानी, सोडा पानी, ये सभी किस प्रकार का विलयन है, तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसी को तो हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं ना। एक सेकेंड, हाँ सही है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। देखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो डीडीटी की अधिकतम सांद्रता संचित करेगा, तो डीडीटी की अधिकतम सांद्रता यानी सबसे अधिक रसायन किसमें होगा बेसिकली, जो कि साथियों पोषी स्तर पर अंतिम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोषी स्तर पर अंतिम में कौन आएगा, पहले घास आएगा, फिर मकड़ी आएगा, फिर बकरी आएगा और फिर मानव आएगा। तो मानव में जो है डीडीटी की अधिकतम सांद्रता या रसायन बोल सकते हैं अधिक होगी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आपके पेपर में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है जो ऋणात्मक कार्य का वर्णन कर रहा है, बताइए। ए में लिखा है, लकड़ी में कील के प्रवेश करते समय उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य नहीं। हथौड़े में संचित स्थितिज ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य नहीं। हथौड़े के आघात करते समय उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य नहीं। डी करेक्ट है कि हथौड़े पर कील द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, यह ऋणात्मक कार्य का वर्णन करेगा। आगे देखिए, कार्बन में पाए जाने वाले कौन से दो गुणधर्म है जो बड़ी संख्या में कार्बन यौगिकों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, तो देखिए करेक्ट होगा, एक तो चतुसंयोजकता और आपका श्रृंखलन। ऑप्शन नंबर बी। निषेचन के बाद जब पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं तो अंडाशय किस रूप में विकसित होता है, तो अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है, तो आप सभी को पता है वक्रता त्रिज्या जो होता है ना, ये फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता है भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को किसी कम अभिक्रियाशील धातु के लवण विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है, सिंपल सी बात है कि कम अभिक्रियाशील वाली धातु को वो विस्थापित कर देती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए, 12 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु इस प्रकार स्थित है कि भूमि के सापेक्ष उसकी स्थितिज ऊर्जा आपको दे के रखा है 480 जूल है। यदि हो तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप देखिए साथियों, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh, जहां पोटेंशियल एनर्जी आपको दे के रखा है 480।
m का मान कितना है तो 12 kg और g कुछ नहीं तो 10 मान लीजिए और h आपको निकालना है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा और 12 दूनी 36 देखो 12 दूनी 24 12 चौक 48 4 आपका आएगा 4 मीटर जो कि आपका इक्वल टू h होगा, यानी आपकी जो ऊंचाई है वो 4 मीटर निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए वह कौन सी फसल पद्धति है जिसमें एक ही भूमि पर एक ही समय में लेकिन एक निश्चित पंक्ति या स्थानीय विन्यास में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है, तो इसी को इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इंटरक्रॉपिंग। अगला सवाल देखिए, यदि अंडा निषेचित नहीं हो तो क्या होगा। तो भाई अगर निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है और फिर विघटित हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य आपको दे के रखी है 0.5 मीटर और आवृत्ति दे के रखी है 680 हर्ट्ज। तो ध्वनि की चाल कितनी होगी, ध्वनि की चाल भी बराबर होता है लैम्डा इंटू तरंग, देखो तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं और आवृत्ति आपका हर्ट्ज, यानी आवृत्ति गुनी तरंगदैर्घ्य होता है। तो तरंगदैर्घ्य 0.5 है और आवृत्ति आपको दे के रखा है 680। तो बेसिकली 1 0 हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा और 68 इंटू 5 करोगे तो 340 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए, हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, ये किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। भाई बताइए हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ का निर्माण कहाँ होगा। उत्तल लेंस के फोकस पर जब रखोगे ना तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अनंत करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाने में सक्षम क्यों है। तो कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाते हैं क्यों, तो यह श्रृंखलन और चतुसंयोजकता दर्शाते हैं, जिस कारण अगला व्यायाम के बाद यानी जब एक्सरसाइज करते हैं तो पेशी कोशिकाएं अधिक माइटोकॉन्ड्रियल सक्रियता प्रदर्शित करती है। परिणाम निम्नलिखित में से किसका संकेत देते हैं ये, तो भाई ऑप्शन नंबर सी, सक्रियता के दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस के बारे में कौन सा कथन सही है, तो देखिए उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वह बिंदु होता है जहां समानांतर किरणें अभिसारित होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्ज होती है ना उत्तल में। देखो, स्थिर तापमान पर अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो भाई स्थिर तापमान पर अवस्था परिवर्तन के दौरान जो अवशोषित ऊर्जा होती है इसको क्या कहते हैं, तो इसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। याद रखना गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंगक पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है, तो भाई गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो विद्युत शक्ति के असह मात्रक तथा विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक मात्रक का सही वर्णन करता है। तो विद्युत शक्ति का असह मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि द्रव्यमान m वाले किसी पिंड पर बल F कार्य करता है जिससे त्वरण A उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी F इक्वल टू m इंटू ए होता है आपका। यदि यही बल द्रव्यमान 2m वाले पिंड पर कार्य करे तो भाई उत्पन्न त्वरण A/2 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो A/2 हो जाएगा, ठीक है, A/2। देखिए क्षारकीय विलयन का pH मान कितना होता है, सिंपल सवाल है, 7 से अधिक होता है भाई, अम्लीय का 7 से कम होता है। असंतुलित बल के कारण कौन सी राशि परिवर्तित होती है, तो देखिए जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तो कौन सी राशि परिवर्तित होती है, वेग। वेग तो बदलेगा ही ना, वेग, वेलोसिटी भाई। ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है, तो किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, उस तत्व में मौजूद प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यदि एक समान धात्विक चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, एक समान धात्विक चालक है, ठीक है, उसकी लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दोगुना कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध किस प्रकार बदलेगा, तो भाई चालक का जो प्रतिरोध होगा ये मूल प्रतिरोध के समान ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषण स्तर है जो तृतीयक उपभोक्ता द्वारा आच्छादित है, तो तृतीयक उपभोक्ता द्वारा आच्छादित कौन सा पोषण स्तर होता है, तो याद रखना चौथा पोषण स्तर। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो लैंगिक जनन में निषेचन के महत्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है,
तो भाई देखिए ऑप्शन नंबर ए, यह भ्रूण के निर्माण में सहायक होता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नीचे दिए गए कथनों का संदर्भ लेते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में लिखा है अम्ल सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या हाइड्रोजन गैस बनाते हैं? सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके नहीं, गलत बात है ये, ठीक है। सोना और प्लेटिनम भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ये भी गलत है यार, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों कथन गलत है। सूत्र इकाई द्रव्यमान पद का अर्थ क्या है? तो अभी मैंने बताया था ना, यौगिकों या यौगिक के सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो वायु समांगी मिश्रण का उदाहरण है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों की विशिष्ट विशेषता नहीं है? ये संतानों की विशेषताओं से भिन्न दर्शाते हैं। बिल्कुल, ये जो है ना कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों की विशेषता नहीं है। बाकी देखिए इन्हें परागण की आवश्यकता नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है। ये बीज से उगने वाले पादपों की तुलना में पुष्प और फल जल्दी देते हैं, ये भी सही बात है। ये आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ए आपका गलत है, यही आपका करेक्ट होगा। देखिए जीवित जीवों में पोषण की प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? बताइए। जीवित जीवों में पोषण की प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य होता है बाहरी स्रोतों से ऊर्जा और कच्चा माल प्राप्त करना। भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो साथियों ये पूरे 100 क्वेश्चंस थे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक क्लास देख कर जाओगे ना स्कोर नहीं कर पाओगे। मैंने जितनी एक्सपेक्टेड क्लासेस कराए हैं जब से आपका पेपर हुआ है, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसमें जितनी भी करंट अफेयर्स के डेडिकेटेड और आपके ये मिक्स करंट और साइंस के क्लासेस है, ज़रूर देख लेना, ठीक है। जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।